अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलेटिक लीनेज। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलेटिक लीनेज। फाइलेटिक लीनेज क्या होता है, इसको पहले हम इसकी सादा तारीफ़ देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी बताऊंगी। तो फाइलेटिक का क्या मतलब होता है। फाइलेटिक का मतलब है ट्राइब। क्या मतलब है? ट्राइब, कबीला। और लाइन का क्या मतलब है? लाइन का मतलब होता है रास्ता। और एज का क्या मतलब है? वक्त। तो इसकी तारीफ हम कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन किस तरह से करेंगे। वक्त के साथ साथ डिफरेंट तरह के कबीले बन जाना एक ही ख़ानदान से, मतलब कि एक ही ख़ानदान से बहुत सारे ख़ानदान का बन जाना क्या कहलाता है, फाइलेटिक लीनेज। फिर हम देखते हैं कि इसकी जो है साइंटिफिक डेफिनेशन कौन सी हो सकती है, तो हमें फिर अच्छे से समझ आएगी। ये क्या है, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। अब अनब्रोकन सीरीज, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनब्रोकन सीरीज कैसे बनती है। अनब्रोकन सीरीज कैसे बनती है, फर्ज करें एक इंडिविजुअल है ए। कौन सा है? ए। उसने क्या किया, उसने अपने वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए। फर्ज करें ऑफस्प्रिंग उसके कौन से हैं, बी एंड सी। फिर इसके बी के ऑफस्प्रिंग क्या हैं, डी एंड ई। और सी के क्या हैं, एफ एंड जी। फिर क्या हुआ, डी ने भी आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए। फर्ज करें इसने जो प्रोड्यूस किए एच आई। और ई ने क्या किया, जे के। फिर एफ ने प्रोड्यूस किए एल एम। और जी ने क्या किए, एन ओ। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक सीरीज बन जाती है। कौन सी? अनब्रोकन सीरीज। अब इसमें देखें अनब्रोकन कैसे बनती है। अब इसको देख लें, ये जो है ये एक अनब्रोकन है। अनब्रोकन कैसे है, ये टूटी हुई नहीं है बीच में से। ये जो है, अब इसमें अगर हम टोटल देखें कि ख़ानदान कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ख़ानदान हैं। इसमें किससे बने, एक ख़ानदान से। पहले उनकी जो इब्तदा हुई वो सिर्फ एक ख़ानदान से हुई, फिर वो सारे मिलते गए उन्होंने 15 ख़ानदान बना दिए। ये तो हमने एक जनरली बात की है, लेकिन अगर हम देखें कि जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो कॉमन ओरिजिन है वो कौन सी है, ये किस में आता है, फाइलेटिक लीनेज में। अब अनब्रोकन का मैं बता रही थी, अनब्रोकन कैसे है कि जो दरमियान में से टूटी हुई ना हो। अगर यहाँ से ये जो बी इंडिविजुअल है ये गायब हो जाता है या डी गायब हो जाता है, फिर हमें क्या पता चलेगा, उसके जब बाप का ही पता नहीं होगा तो हमें उसके दादा परदादा का कैसे पता चलेगा। तो इस तरीके से जो फाइलेटिक लीनेज है वो क्या है, अनब्रोकन सीरीज है। क्या है? अनब्रोकन सीरीज है। वो दरमियान में से टूटे ना, तभी जाके वो क्या बनता है, एक फाइलेटिक लीनेज बनता है। अब एक तो बात इसमें ये होगी कि ये अनब्रोकन हो, और दूसरी बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि ये अरेंज होंगे एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। एंसेस्टर का क्या मतलब है कि अपने आबा अजदाद से वो शुरू होते हैं। अब फर्ज करें ये ए है, ए से शुरू होता है, फिर बी है, डी है, एच है। तो डिसेंडेंट क्या होती हैं, उसकी औलाद, उसकी ऑफस्प्रिंग। एंसेस्टर कहते हैं आबा अजदाद को, और डिसेंडेंट किसे कहते हैं, हाँ, उसके ऑफस्प्रिंग। तो इसमें क्या लिखेंगे, अरेंज किस तरह से होंगे, डिसेंडेंट टू एंसेस्टर नहीं होंगे बल्कि एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस में अरेंज होंगे। किस तरीके से, विद ईच लेटर स्पीशीज, हर बाद में आने वाली स्पीशीज जो होगी। फर्ज करें ये बाद में आने वाली स्पीशीज है या ये बाद में आने वाली स्पीशीज है, तो ये क्या होती है, हैविंग एवॉल्व। ये एवॉल्व होती है फ्रॉम वन, उससे दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट,
जो फौरन उससे पहले आती है। फर्ज करें बी ने एवॉल्व होना है, तो ये इससे फौरन पहले क्या आता है, ए, ये इससे एवॉल्व होती है। और अगर डी ने एवॉल्व होना है तो ये ए से नहीं बल्कि हम लिखेंगे बी से, क्योंकि फौरन पहले इसके बी आता है। और अगर हम बात करें एच की, तो जो एच है ये क्या होगा, बी या ए का हम जिक्र नहीं करेंगे बल्कि हम ये कहेंगे कि ये डी से एवॉल्व होता है। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इससे फौरन पहले आता है। तो इसकी डेफिनेशंस में 3 बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये अनब्रोकन है, दूसरा इसमें यह है कि ये एंसेस्टर टू डिसेंडेंट अरेंज होता है, और तीसरी बात ये है कि ये एवॉल्व होती है उससे जो इमीडिएटली प्रीसीडेड इट। क्या इमीडिएटली प्रीसीडेड इट, प्रीसीडेड का क्या मतलब है, जो फौरन पहले इससे आती है। तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। इसमें हम क्या देखते हैं, वे ऑफ एवोल्यूशन, कि जो एवोल्यूशन है उसका रास्ता क्या है, उसका वे क्या है, किस तरीके से एवोल्यूशन हुई। द लाइफ टूडे हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लीनेज, जो आज इस ज़मीन पर जिंदगी है वो किस तरीके से है, थ्रू फाइलेटिक लीनेज के थ्रू है, के ज़रिए है। या फिर ये भी हो सकता है एवॉल्विंग पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन रिमोट पास्ट। रिमोट का क्या मतलब होता है, दूर। इस तरह आप क्या करते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, आपके हाथ में रिमोट होता है, रिमोट कंट्रोल, तो आप क्या करते हैं, उसके ज़रिए दूर बैठकर ही सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये रिमोट का इधर क्या मतलब होगा, दूर का माजी। तो जो एवॉल्विंग पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये जो जितनी भी पॉपुलेशन आज रह रही हैं ये एवॉल्व हुई किससे, लिविंग इन रिमोट पास्ट, जो दूर के माजी में रहते थे। इसी सीरीज़ में देख लें आप, ये जो हमने सीरीज़ बनाई इसमें दूर का माजी अब इनमें कौन सा होगा, ये ए होगा। और ये जो एवॉल्व हुए किससे हुए, पहले ये डी से हुए, फिर बी से, फिर आखिरकार इनकी जो कॉमन ओरिजिन थी वो थी ए। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये रिमोट पास्ट से एवॉल्व हुए। जितने भी ज़िंदा चीज़ें आज ज़मीन पर हैं वो किसकी वजह से हैं, अपने उससे एंसेस्टर्स के एवोल्यूशन से। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एवोल्यूशनरी चेंज होती है प्रोड्यूसेस न्यू स्पीशीज एंड इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। अब जो एवोल्यूशनरी चेंज है, एवोल्यूशन कैसे होती है, फर्ज करें आप इंसान को देख लें, जो माजी के इंसान थे वो जो थे उनकी कद बहुत बड़ी होती थी, उनकी उम्र भी हज़ारों साल वो जीते थे, उनकी जिस्मत भी बहुत बड़ी होती थी, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते थे। लेकिन आज के इंसान क्या है, उनकी जो कद है वो भी छोटी होती जा रही है, और उनका जो वो है उनमें ताकत होती है वो भी नहीं है। उनकी उम्र मैक्सिमम 60-70 होती है, इसके बाद वो नहीं जी सकते। तो लेकिन ये एवोल्यूशनरी चेंज नहीं है। एवोल्यूशनरी चेंज वो होती है जो क्या करती है, न्यू स्पीशीज़ बना देती है। स्पीशीज़ इस तरह से चेंज हो जाए उसे कहते हैं एवोल्यूशनरी चेंज। तो क्योंकि इंसान की ठीक है उसमें खसूसियात तो चेंज हो गई, लेकिन उसकी जो स्पीशीज़ है वो चेंज नहीं हुई, इसको हम एवोल्यूशनरी चेंज नहीं कह सकते। तो जब किसी स्पीशीज़ में एवोल्यूशनरी चेंज होती है तो उसकी स्पीशीज़ वो नहीं रहती, उससे न्यू स्पीशीज़ बनती हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब इसमें तादाद में भी इजाफा होगा बायोडाइवर्सिटी में, और क्या होगा, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा चीज़ें होंगी उनकी वैरायटी भी बढ़ेगी, उनकी जो वो है सारी खसूसियात हैं वो चेंज हो जाएंगी, उनमें वेरिएशंस आएंगी, तब्दीलियाँ आएंगी, उस चीज़ को कहते हैं वैरायटी, और क्या उसे नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी का। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, एवोल्यूशन की वजह से। उसके बाद इसी बायोडाइवर्सिटी को देखते हुए हमने जो वो है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं जो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं वो कितनी हैं, नियरली 25 लाख स्पीशीज़ आर डिस्कवर्ड। तकरीबन 25 लाख स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, और इनमें से मोर देन हाफ के आधी से ज़्यादा जो हैं वो हैं इंसेक्ट्स। कितनी हैं, 53.1%।
तो ये हैं कौन से इंसेक्ट्स हैं जो इससे हाफ से भी ज़्यादा, आधे से भी ज़्यादा स्पीशीज़ किसकी हैं, इंसेक्ट्स की जो हशरात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनमें दूसरे आ जाते हैं वास्कुलर प्लांट्स, वो कितने हैं 17.6%। उसके बाद है एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स और 19.1%। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं लेकिन उनमें हम इंसेक्ट्स को हटा दें, कट कर दें, तो वो कितने हैं 19.1% है। क्योंकि इंसेक्ट्स को क्यों अलग रखा गया, क्योंकि इंसेक्ट्स की अपनी ही स्पीशीज इतनी ज़्यादा हैं, इतनी वैरायटीज़ हैं उनमें कि हम उन्हें साइंटिस्ट को इंसेक्ट्स को अलग रखना पड़ा। इसी वजह से एनिमल्स अलग कैटेगरी में आते हैं। उनकी कितनी है 19.9%। और बाकी जो है फंजाई हैं, एल्गी हैं, प्रोटोजोआ हैं और वेरियस प्रोक्रियोट्स हैं जिसमें बैक्टीरिया मोस्टली आ जाते हैं, वो कितने हैं 9.4%। फिर ये जो लिस्ट है ये सारी, इसमें डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ को डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया। ये लिस्ट भी वो है कंप्लीट नहीं है, इज़ फार फ्रॉम बीइंग कंप्लीट। इज़ फार का क्या मतलब है, बहुत दूर है मुकम्मल होने से, मुकम्मल होने से बहुत दूर है। ये जो लिस्ट है ये अभी मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि क्या होता है जो जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं नई नई स्पीशीज़ दरियाफ्त हो रही हैं, डिस्कवर हो रही हैं, तो फिर क्या होगा, ये जो 25 लाख इंडिविजुअल्स थे वो जो लिस्ट है ये मुकम्मल नहीं होगी, ये बढ़ती रहेगी। तो केयरफुल एस्टीमेट पुट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज बिटवीन 5 and 30 मिलियन। अब जो केयरफुल का क्या मतलब है, मुहतात, एस्टीमेट अंदाज़ा लगाया जाता है। तो फिर क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो तकरीबन 5 and 30 मिलियन है स्पीशीज़। तो इनमें से 5 and 30 मिलियन में से सिर्फ 2.5 मिलियन जो हैं उन्हें आइडेंटिफाइड किया, उनकी पहचान की है। बाकी जो थी, अब ये देखें 5 and 30 मिलियन हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिलियन को ही आइडेंटिफाई किया, उनकी पहचान की है। बाकी जो है इन 30 में से बाकी जितनी भी हैं 28 हैं या 27.5 हैं, वो सारी अभी तक उनका पता ही नहीं चला कि वो कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं। तो आप खुद देख लें, इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। इनमें से जो 2.5 हैं वो तो आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं, लेकिन बाकी जितनी भी हैं उनका अभी पता ही नहीं है। तो कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी। उसके बाद है कि अगर हमारे पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता लाइफ हिस्ट्री का, इफ़ वी हैड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ हिस्ट्री, अगर हमारे पास एक मुकम्मल रिकॉर्ड होता लाइफ हिस्ट्री का, every lineage would extend back in time to the common origin of all early life। तो फिर क्या होता, जो हर lineage है उसका क्या होता, वो extend back पीछे चली जाती इन टाइम उस वक्त में to the common origin of all early life, जो क्या थी पहले की ज़िंदगी थी उसकी कॉमन ओरिजिन की तरफ चली जाती। क्योंकि अगर हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता, उसमें जो सीरीज़ थी वो अगर टूटती ही ना, तो क्या होता, हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड होता और हम ये कह सकते थे इन सब की कॉमन ओरिजिन क्या है, फिर अच्छे से पता चलता। लेकिन क्या होता है, अनलकीली वी लैक दैट रिकॉर्ड, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं है। रीज़न, इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं है। मैनी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट, बहुत से उसके सॉफ्ट बॉडीड, सॉफ्ट का क्या मतलब होता है, नरम जिस्म रखने वाले ऑर्गेनिज्म जो थे माजी के, हैड नॉट लेफ्ट देयर प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड एज फॉसिल्स। तो हैज़ नॉट लेफ्ट, वो नहीं छोड़ सके, देयर प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड, अपना महफूज शुदा रिकॉर्ड, एज फॉसिल्स, फॉसिल्स के तौर पर। क्योंकि इसकी वजह क्या है, बहुत से जिनका जिस्म बहुत नरम था, उनकी हड्डियां नरम थीं या हड्डियां थी ही नहीं, तो फिर क्या हुआ, वो ऑर्गेनिज्म जो थे वो फॉसिल के तौर पर अपनी बाकियात को नहीं बचा सके। तो हमें पता नहीं चल सका कि कौन सी स्पीशीज़ बीच में से मिस हो गई। इस तरीके से हमारे पास एक मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं है और हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जो कॉमन ओरिजिन थी सब स्पीशीज़ की वो क्या थी। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे से याद करना है। फाइलेटिक लिनेज, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, आपने इसे छोड़ना नहीं है। ये बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे से याद करना है, छोड़ना नहीं है इसे। तो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।